अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से यहाँ पर कंटेंट ओपन कर लेंगे। और जैसे कि हमने पिछली बार आपको कंटेंट में सिलेबस तो बता दिया था, अब एक बार और देखेंगे कि सिलेबस है क्या। तो चलिए यहाँ पर देख लिए, हमने पिछली बार आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? वैसे हमारे बचे हुए जो थे वो लेफ्ट जो थे हमारे वो खाली 8, 9 और 10 ये 3 चैप्टर थे, जिसमें से हमने नवा चैप्टर यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हमने हटवा दिया है, सिलेबस में नहीं है आपकी ये। ठीक है, जो आपको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया था। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये भी आपका क्या है, ये एनुअल का है दोनों। ठीक है, उसके बाद सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में आपके 3 चैप्टर थे, जिसमें से एक हमने हटाया है और 2 चैप्टर आपके एनुअल में आएंगे, यानी जो एनुअल आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 आपको नहीं करना है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 जो मैंने इसमें कट कराया है, अगर आप अपने आप ही घर पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसे आपको बस कम से कम पढ़ लेना है कि इसमें है क्या। तैयारी कुछ नहीं करनी है, इसमें से कुछ आएगा नहीं, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि चैप्टर्स में है क्या जो हमने छुड़वा दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये भी आपको घर में पढ़ना चाहिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है क्या आखिर, मगर ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो हमारा बाकी रह गया था। जैसे कि हमने इसमें 2 पार्ट में कराया था। पहले आपको कराया था पार्ट नंबर 11, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 12 में पढ़ाया था। फिर पार्ट नंबर 13 जो बचा हुआ था हमारा, वो लास्ट वाला लेफ्ट पोर्शन जो है हमारा, ये आज हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 13 हमारा बच गया था, तो हमने कहा था नेक्स्ट टाइम करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइजेज भी रह गई थी। तो सबसे पहले पेज नंबर 56 ओपन कर लिए आप सभी लोग। क्या पेज नंबर 56 ओपन कर लिए? स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पेज नंबर 56 ओपन कर लिया है अपना, आप भी पेज नंबर 56 ओपन कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 8 है सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, डेट वेट तो आपका काम है डालना, हमने बताया था। अब यहाँ पर किसकी डेट आएगी? जिस दिन पार्ट नंबर 11 अपलोड होगा, मतलब जिस दिन पार्ट 11 की वीडियो यूट्यूब पर आएगी, उस दिन की यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है इस जगह पर, क्योंकि ये पार्ट 11 है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारा कंडीशन ऑफ वुमेन्स, सम एमिनेंट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद ये सारा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए हम, यहाँ पर कौन से पेज पर? पेज नंबर 59 पर। पेज नंबर 59 पर हमने यहाँ पर टॉप पर केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ाकर यहाँ पर हमने कहा था पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड लिख लिए। फिर हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड लिखाया था। फिर अगली बार हमने पार्ट नंबर 12 स्टार्ट किया था यहाँ से। ठीक है, पार्ट नंबर 12 जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा 11 यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, शुरुआत हुआ चैप्टर के स्टार्टिंग से हुआ स्टार्ट और यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद 12 यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा पेज नंबर 59 से। ठीक है, पेज नंबर 59 से पार्ट नंबर 12 हमने इसका यहाँ से स्टार्ट किया था। और जिस दिन पार्ट नंबर 12 अपलोड होगा उस दिन की यहाँ डेट लिख दिएगा, क्योंकि अब ये दोनों सारे पार्ट अपलोड होंगे, अलग अलग हो सकता है हो या एक ही दिन हो, तो यहाँ पर अपलोड की डेट लिख दिएगा बस। उसके बाद हमने ये सब कंप्लीट करने के बाद, ये पूरा पढ़ने के बाद, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद लास्ट में आ गए हम जेन्स तक हमने पढ़ा था। हमने कहा था बच्चों यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 12 कंप्लीटेड। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। वुमेन्स इनिशिएटिव फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, उसके बाद मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बाद रिफॉर्म मूवमेंट अमंग पारसीज एंड सिख्स, फिर अदर रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये सब पढ़ने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर, हमने जेन्स के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, जेन्स में कैसे क्या क्या हुआ था, उसमें भी कुछ रिफॉर्मर्स थे या नहीं थे। फिर हमने कहा था बच्चों यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 12 कंप्लीटेड और यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 13 स्टार्टेड, जो कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 13। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, ये वीडियो किसकी है? ये पार्ट नंबर 13 की वीडियो है, हिस्ट्री चैप्टर 8 की। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर हमारा 8 है, देखिए। ठीक है, पार्ट नंबर 11 से लेकर ये पार्ट नंबर ओवरऑल पूरा 13 में खत्म होगा। ठीक है, 12 हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13, इसलिए हमने यहाँ पर पिछली बार लिख भी दिया था। अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 13 स्टार्टेड अपनी बुक में। ठीक है, और यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 12 कंप्लीटेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला था हमारा यहाँ पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बारे में हमारा रह गया था टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर चेंजेस ब्रॉट टू सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये रह गया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी से।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वीकनिंग द कास्ट सिस्टम। ये कह रहे हैं जैसे कि नेशनल मूवमेंट का ग्रोथ हो रहा था, ये जो हमारा कास्ट सिस्टम था इसमें वीकनिंग हो रही थी। मतलब क्या हो रहा था? सिग्निफिकेंट, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वीकनिंग द कास्ट सिस्टम। जैसे जैसे हमारे महात्मा गांधी की भी बात नहीं हुई है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ से कि जो ग्रोथ हो रही थी नेशनल मूवमेंट में, हर कोई नेशनल मूवमेंट में शामिल हो रहा था, नेशनल मूवमेंट में शामिल होता जा रहा था, मिलता जा रहा था, सब जुड़ते जा रहे थे। ठीक है, हर कोई मूवमेंट में पार्ट ले रहा था, हिस्सा ले रहा था, हर कोई चाह रहा था कि हम भी नेशनल मूवमेंट में आए, हम भी साथ दें, और हर कोई जो है अपनी आज़ादी के लिए तो आगे बढ़ता ही है। तो इसी तरह से नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उसमें जो है क्या हो रहा था, नेशनल मूवमेंट चलने की वजह से हर कोई जो है सारी कास्ट सिस्टम, कलर, रिलीजन सब छोड़ छाड़ के आपस में मिलजुल कर सब नेशनल मूवमेंट में आके हिस्सा ले रहे थे। तो नेशनल मूवमेंट के बढ़ने की वजह से जो है सिग्निफिकेंट रोल इसने प्ले किया वीकनिंग द कास्ट सिस्टम, की कास्ट सिस्टम को उसे कमजोर कर दिया, मतलब कास्ट सिस्टम को कमजोर कर दिया। और अच्छी बात है कास्ट सिस्टम कमजोर हो रहा है तो, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से ही सब लोग बाग आपस में इधर उधर फैल रहे थे, सब एक दूसरे को अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहे थे, सब एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि ये छोटा कास्ट का है, नीची कास्ट का है, हम बड़ी कास्ट के हैं। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन थी, तो वो कंडीशन जो है अब सही हो रही थी। कास्ट सिस्टम को कमजोर कर रहा था कौन सा मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट। जब लोग बाग इसमें जोड़ते जा रहे थे तो कास्ट सिस्टम कमजोर पड़ रहा था। All his life, Gandhi kept the abolition of untouchability in the forefront of his public activities. पूरी जिंदगी गांधी जी ने क्या किया? अनटचेबिलिटी को, अछूत, जो छुआछूत वाली बात है कि अछूत है, मतलब ये कोई इसे छू नहीं सकता, ये गंदा है, ये नाले साफ करता है, नाली साफ करता है, इसका हाथ नहीं छूना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकता, हमारे गांव में एंट्री नहीं ले सकता, हम नापाक हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने ये सारी चीजें हमेशा हटाने की कोशिश की। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, गांधी जी केप्ट द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द फोरफ्रंट ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज। पब्लिक एक्टिविटीज में हमेशा गांधी जी ने ऐसे काम किए जिससे अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके। हमेशा लोगों के सामने ऐसे ही चीजें की, ऐसे ही काम किया, ऐसे ही करके दिखाया जिससे एवोल्यूशन हो जाए अनटचेबिलिटी का। यानी जो अनटचेबिलिटी चल रही थी, लोग बाग एक दूसरे, जो गरीब लोग थे, जैसे मैंने बताया शूद्रास जो थे, ठीक है, उन लोगों को जो है अपने से बहुत नीचे समझते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने बराबर से गुजरने नहीं देते थे, उनका गांव तक अलग कर देते थे, पानी पीने का कुआं अलग होता था। ठीक है, इस तरह से जो है अनटचेबल माने जाते थे, उन्हें छूने की इजाज़त नहीं थी किसी को भी, और एंट्री लेने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर गांव में वो एंट्री लेते थे या रास्ते में निकलते थे तो पहले वो लोग बताते थे कि हम आ रहे हैं, तो लोग बाग पहले से साथ अलग हो जाते थे कि वो हमें कहीं गलती से टच ना हो जाए। इस तरीके से लोगों की जो है बहुत गंदी सोच थी। तो गांधी जी हमेशा इस काम पर लगे रहे कि लोगों की ये सोच कैसी बदली जाए और लोगों को आपस में कैसे मिलाया जाए। इन 1932 ही फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ फॉर दिस पर्पज। क्या 1932 में, 1932 में इन्होंने किसे देखा? ऑल इंडिया हरिजन संघ को देखा इस पर्पस के लिए। ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ हरिजन गर्ल एज हिज डॉटर, और यहाँ तक कि इनकी जो बेटी थी उन्हें भी हरिजन गर्ल्स में क्या किया? अडॉप्ट कर दिया। ही लिव अमंग द अनटचेबल्स एंड नेम देम हरिजन्स, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर क्या हुआ? वो जो है अनटचेबल्स के साथ रहे, उन्हीं लोगों के साथ रहे जो नीची कास्ट के लोग थे, और उन्हें नाम दे दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी गॉड के बच्चे। महात्मा गांधी ऑल्सो स्टार्टेड वन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने एक और क्या किया? उन्होंने एक और, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये लाइन बताई थी, एक मिनट सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए, ही ऑल्सो अडॉप्टेड हरिजन गर्ल्स एज हिज डॉटर। हरिजन गर्ल्स को जो है उन्होंने अपने बेटियों की तरह जो है अडॉप्ट कर लिया, मतलब जो हरिजन लड़कियां थी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। महात्मा गांधी ऑल्सो स्टार्टेड वन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, महात्मा गांधी ने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ही पब्लिश अ वीकली नेम्ड हरिजन, उन्होंने एक वीकली नेम्ड हरिजन नाम का एक पब्लिश भी किया, अखबार भी जारी किया। ठीक है, ही स्प्रेडेड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, ये वीकली नेम्ड हरिजन जो है ना, ये पब्लिश किया, मतलब सिंपली पब्लिश करने की बात ये है, उन्होंने जो है न्यूज़ छपवाई, हम ये कह सकते हैं मैगजीन छपवाई, इस तरह से। ठीक है, ही स्प्रेडेड द मैसेज ऑफ नेशनलिस्ट डाउन टू द लोएस्ट एंड मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी, और उन्होंने जो मैसेज पहुंचाया किस चीज़ का? जो नेशनलिस्ट का मैसेज जो है हर ही सारे जितने भी लोएस्ट और मोस्ट ऑपरेस्ट सेक्शन जो थे रूरल सोसाइटी के, जो गरीब गांव वाले इलाके में, रूरल मतलब जहां पर विलेज वाला इलाका, गांव वाला इलाका, तो जो गांव वाले इलाके थे उन जगहों पर जो सबसे ऑपरेस्ट मतलब सबसे दबे हुए, सबसे नीचे, लोएस्ट मतलब सबसे कमजोर मतलब ऐसे नहीं कि हेल्थ से कमजोर या बॉडी से कमजोर, नहीं, मतलब जो माली हालत जिनकी कम हो, ठीक है, जो बिल्कुल गरीब लोग हों, पीजेंट्स हों, किसान हों, मजदूर हों, ठीक है,
वो सब लोग, उन सब लोगों के बीच में, उन सब लोगों के अंदर जो है गांधी जी ने क्या किया, नेशनलिस्ट का मैसेज पहुंचाया, स्प्रेड किया, हर किसी के दिमाग में नेशनलिस्ट का मैसेज पहुंचाया। फिर इसी तरह से क्या हुआ, नेशनलिस्ट का मैसेज जब सबके दिमाग में पहुंचने लगा, सब आपस में मिलने लगे, सब लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट में काम, नेशनल मूवमेंट में काम करने लगे। और सब अब जब एक साथ सब काम करेंगे तो एक दूसरे को टच भी करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे भी, एक दूसरे से बात भी करेंगे। इस तरह से अब जो है कास्ट सिस्टम जो था वो खत्म हो रहा था हल्के हल्के। तो इससे काफ़ी असर हुआ, कास्ट सिस्टम को हटाने में मदद मिली। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब ये भी एक नीची कास्ट के थे, ठीक है, ये भी बहुत गरीब कास्ट के थे, यानी जो मजदूर कास्ट होती है, जो सबसे नीची कास्ट थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज, ठीक है, तो फिर शेड्यूल कास्ट में ही आ गई है बिल्कुल। तो ये शेड्यूल कास्ट के थे, ये भी। डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट ट्रेनी, और इनकी पूरी ज़िंदगी कैसे कटी है, कास्ट ट्रेनी के अगेंस्ट, मतलब वही कास्ट वाला सिस्टम की, ये नीची कास्ट के थे, इनसे अच्छे से तमीज़ से कोई बात नहीं करेगा, बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे जो है इनके साथ खेलेंगे नहीं, बड़े हुए तो इनके साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, मतलब वही सारी परेशानी इनके साथ, ठीक है। ही मतलब इन्हें भी अनटचेबल्स माना जाता था। अब ये जब ये शेड्यूल कास्ट से हैं तो नीची कास्ट के हैं तो लोग बाग इन्हें कहाँ पसंद करेंगे। He organized the All India Depressed Classes Federation for the eradication of the caste system and the upliftment of the untouchables, made his name immortal in the annals of history। ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज की, क्या, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज की फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, इरेड करने के लिए, उसे इरोड करने के लिए, ठीक है, एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, और जो जितने भी अनटचेबल्स थे उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए, मतलब ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। मेड हिज नेम इमोर्टल, और इनका नाम हमेशा क्या हो गया, इमोर्टल हो गया, जो कि कभी खत्म ना हो। इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री के अंदर लिख दिया गया है, जो कि इधर से उधर अब नहीं जाएगा। इनका नाम तभी तो हम पढ़ रहे हैं, अब इन्होंने अच्छा काम नहीं किया हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों आता नाम इसमें बुक में इसी वजह से तो आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इनके कामों की वजह से, इनके कर्म की वजह से, इनके अच्छे कर्म की वजह से, इनके मेहनत की वजह से, इन्होंने जो लोगों के लिए मेहनत की, काम किए, उसकी वजह से हम आज इनका नाम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अगर ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई नॉर्मल इंसान होते तो उनके बारे में यहाँ बुक में लिखा ही नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं उनके बारे में। उसके बाद चेंजेस ब्रॉट टू सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर अब चेंजेस क्या क्या आए। हमने इतना सारा पढ़ लिया कि इन्होंने वो किया, इसने ये किया, इसने वो किया, तो इन लोगों के करने की वजह से कुछ फ़ायदा भी हो रहा था या कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए थे इन लोगों के मेहनत करने की वजह से। ये जो जितने भी रिफॉर्मर्स थे, इनकी मेहनत से क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ देखिए, चेंजेस ब्रॉट टू सोसाइटी, द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स प्लेड अ की रोल इन एनलाइटनिंग द पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक की रोल प्ले किया, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की किसमें, इनलाइटनिंग द पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो हमारे इंडियन सोसाइटी के पीपल हैं, लोग हैं, उन्हें समझाने में, उन्हें जो है बेहतर बनाने में। एंड लेइंग डाउन द बेसिस ऑफ रेशनल एंड लाइब्रल थिंकिंग बाय द पीपल ऑफ इंडिया, और जो बेसिस ऑफ रेशनल और लाइब्रल थिंकिंग थी उसे हटाने में, ठीक है, इंडिया के पीपल के लोग, जो इंडिया के लोग थे उनके दिमाग में, एंड देयर लीडर्स, और जो उनके लीडर्स थे। एंड द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहाँ तक के जो हमारे लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, वो सब उन लोगों ने जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसमें, ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर लाना है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश भी तो राज कर रहे थे, ब्रिटिश ने भी तो हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था। अब नेक्स्ट इसके पॉइंट देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये एनलाइटमेंट जो वर्ड हुआ था यूज, इसका मतलब होता है और ज्ञान देना, मतलब और नॉलेज देना, ठीक है। जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे उन लोगों ने, सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन लोगों ने एक रोल प्ले किया जिससे लोगों को, इंडियन सोसाइटी के जो लोग थे उन्हें और ज्ञान मिला। एनलाइटनिंग द पीपल मतलब और ज्ञान दिया, उन्हें और नॉलेज दी। लेइंग डाउन द बेसिस ऑफ रेशनल, क्या था, लेइंग डाउन मतलब हटाना, जितने भी जो बेसिस थे रेशनल और लाइब्रल थिंकिंग के, वो सब चीज़ें हटाई गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हमने अब पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर आइए पॉइंट पे देखिए, इंटरकास्ट एंड, अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये बता रहे हैं कि चेंजेस क्या आए थे उस ज़माने में। जो लोगों ने इतनी मेहनत की, जो इतनी मेहनत की, लोगों को पढ़ा रहे हैं, न्यूज़पेपर बना रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 4-5 पॉइंट हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट है जिसमें बताया गया कि क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या असर आए थे। अब ये इतने से 4-5 पॉइंट में जो चेंजेस बताए हैं ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। आपको देखने में लग रहा होगा बस इतने ही पॉइंट, बस इतनी चीज़ें बदल पाए वो लोग, मगर ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं।
ठीक है। पहला, इंटर कास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेज वर लीगलाइज्ड बाय द एक्ट ऑफ 1872। एक्ट ऑफ 1872 के हिसाब से 1872 के हिसाब से, ठीक है, 1872 एक्ट के हिसाब से जो इंटर कास्ट और इंटर कम्युनल मैरिजेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के लोग जो है आपस में आप शादी कर सकते थे। पहले क्या होता था, अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के ही लड़की के साथ शादी करेगा, या ब्राह्मण लड़की है तो ब्राह्मण के ही लड़के के साथ शादी करेगी। अब क्या है, कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ब्राह्मण, शूद्राज, क्षेत्रियाज, शूद्राज सभी जो है जितने भी हैं आपस में अब शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दलित है वो भी कर सकता है। दलित क्या अलग थोड़ी नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। लोगों ने ही तो ये कास्ट बनाई थी कि ये दलित है, वो कास्ट बनाई गई थी काम को लेकर कि इस काम, जैसे कोई अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसे कह दिया ये वो हैं क्षेत्रियाज हैं, ठीक है। और कोई अगर ब्राह्मण किसे कहा गया, जो ब्राह्मण थे, जो साधु थे, जिन्हें नॉलेज थी, संस्कृत आती है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, मतलब अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज है, उन्हें सबसे ऊपर बता दिया। इस तरह से लोगों ने कास्ट खुद ही बनाई थी, मगर लोग बाग उसे गलत समझ बैठे। लोग बाग ये समझ नहीं बैठे कि हमने ये डिवाइड कर दिया लोगों को कि ये इतने इस जगह है, ये इस जगह है, और सबसे नीचे वालों को तो बिल्कुल ही गिरा हुआ मान लिया। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस था। उसके बाद चाइल्ड मैरिज वॉज डिस्करेज बाय द एक्ट ऑफ 1891। 1891 एक्ट के बाद जो है चाइल्ड मैरिज खत्म कर दी गई। जो बचपने में बच्चों की शादी कर दी जाती थी कि अब तो बच्चों की क्या होता था, पहले खानदान में जैसे कोई चाचा ताऊ आपस में ऐसे ही या इधर उधर पड़ोस में या जो भी है उन अपने बच्चों की शादी कर दिया करते थे। मतलब एक अपने किसी ने अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी किसी के लड़के से कर दी, शादी पहले ही हो जाया करती थी। मतलब एक तरीका ये हुआ कि अब इन्हीं से ही आपकी बड़े होकर शादी होगी, बड़े हो जाएंगे तो उन्हीं से ही शादी होगी अब दोबारा। टू सोशल रिफॉर्मर्स केशव चंद्र सेन एंड बहरम जी मालाबरी प्रेस फॉर दीज रिफॉर्म्स। और ये जो चाइल्ड मैरिज जो है इसी रिफॉर्म्स के लिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था। उसके बाद यहाँ पर शरदा एक्ट 1929 फिक्स द मिनिमम मैरिएजेबल एज लिमिट फॉर गर्ल्स एट 14 एंड बॉयज एट 18। फिर शरदा एक्ट जो क्या 1929 में जो फिक्स हुआ था, ये जो शरदा एक्ट 1929 में बना था 1929 में, इसमें क्या बताया गया था, जो मिनिमम मैरिजेबल एज होगी लड़कियों की 14 साल, लड़कों की 18 साल। मतलब 14 साल की अगर लड़की नहीं है उससे पहले उसकी शादी नहीं हो सकती, अगर लड़का कोई 18 साल का नहीं है तो उससे पहले उसकी कोई शादी नहीं हो सकती। ये एज बता दी गई थी उस एक्ट में, ठीक है। अदर लॉज रिलेटिंग टू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एंड एंट्री इन टेम्पल्स फॉर हरिजन वर पास। और दूसरे भी राइट आ गए, जैसे कि औरतों को जो है प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता था, खाली मर्दों को। अगर 4 बेटे हैं और 1 बेटी है तो जो बाप होता था वो खाली चारों बेटों को ही बराबर करके हिस्सा दे देता था, अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देता था। लड़कियों का हिस्सा कोई नहीं होता था। बाद में लड़कियों का भी हिस्सा प्रॉपर्टी में करा गया। और यहाँ तक कि जो हरिजन्स थे, हरिजन्स मैंने बताया था चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम दिया था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने हरिजन्स किसे कहा था, जो शेड्यूल कास्ट, जो लो कास्ट के पीपल थे, उन लोगों को, जो अनटचेबल थे, उन लोगों को यहाँ तक के मंदिरों में भी जाने के लिए लोग बाग इजाजत नहीं देते थे। तो ये इस एक्ट के हिसाब से बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसे कानून बनाए गए जिसमें औरतों की प्रॉपर्टी में हक दिया गया, और हरिजन्स जो थे, जो अनटचेबल्स लोग थे, जो नीचे कास्ट के लोग थे, उन्हें भी इजाजत मिल गई कि वो अब मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, ठीक है। वैसे हिंदूज में ही था ज़्यादा कास्ट सिस्टम, मुस्लिम्स में नहीं था। ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये सब हिंदूज में ही था पूरा। ये 4 जो ग्रुप बनाए गए थे इनके, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज, ये जो है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, दीज रिफॉर्म्स हैड अटेन्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और यही रिफॉर्म्स जो है इसने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंस का रोल प्ले किया, ठीक है, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। गांधी जी ऑल्सो, यहाँ पर देखिए गांधी जी ऑल्सो, ये अपने वर्ड अपने इस बुक में देखा करिए, ठीक है। गांधी जी ऑल्सो कैंपेन फॉर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी इन सब चीज़ों के लिए काम किया है, कैंपेन किया है, कैंपेनिंग की है, इधर उधर जा जाके लोगों को समझाया है, ग्रुप बनाया है, बहुत समझाया पढ़ाया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करो, अनटचेबिलिटी को एबोलाइज करना है, एबोल्यूशन करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने भी मेहनत की। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर पार्ट 13 की रीडिंग तो ख़त्म हो गई। अब हमारी बची है एक्सरसाइजेज, ठीक है। क्या हमारी एक्सरसाइजेस बची हैं जो हम यहाँ पर 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो पहला है यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, ये तो हमें बुक में ही करना है, पता ही होगा आपको। पहला है यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय न्यू। राजा राम मोहन रॉय क्या जानते थे, हिब्री जानते थे, हिब्री, संस्कृत, इंग्लिश। तो मैंने बताया था ये तीनों ही लैंग्वेज, और इसके साथ साथ आप उन्हें फारसी भी आती थी, ठीक है, और भी 3-4 मतलब 7-8 लैंग्वेजेज उन्हें आती थी, अलग अलग भाषा आती थी। तो यहाँ पर तो तीनों जो दिए हैं तीनों ही आती थी। तो ये क्या है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज पर टिक कर दिए, तीनों लैंग्वेजेस उन्हें बोलनी आती थी।
सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता वॉज, संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में था उनके प्रिंसिपल किसे बनाया गया था? तो IC विद्यासागर थे, D रोजियो थे, रॉय थे, नॉन ऑफ दीज। तो इन दोनों का नाम तो आपने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा। तो IC विद्यासागर जो थे इन्हें जो है वहाँ का प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया था आपको, यहाँ पर देख लिए। मैं इनका नाम बता देता हूँ, पूरा नाम, और इनके बारे में भी मैंने बताया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए इन्हें जो है कहाँ क्या बनाया गया था? संस्कृत कॉलेज का क्या बनाया गया था? प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया था? यहाँ पर देखिए, इन 1851 टू द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपलशिप ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। इन्हें संस्कृत कॉलेज कलकत्ता का जो था उन्हें ईश्वर चंद्र को क्या बना दिया गया? वहाँ पर प्रिंसिपलशिप की पोजीशन दे दी गई थी। ठीक है, अब इसके वापस आइए, तो यहाँ पर हमने ईश्वर चंद्र यानी IC चंद्र, IC मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो हैं ये वहाँ के प्रिंसिपल थे। थर्ड है सत्याशोधक समाज वॉज, क्या? सत्याशोधक समाज वॉज स्टार्टेड बाय, ये कह रहे हैं जो सत्याशोधक समाज था वो किसके जरिए स्टार्ट किया गया था? जयशंकर, भावदोजी, महात्मा फूले या नन ऑफ दीज? क्या क्या है ऑप्शन? जयशंकर, भावदूजे, ऑप्शन नंबर C है इसका महात्मा फूले, D है हमारा नन ऑफ दीज। तो ये पूछ रहे हैं सत्याशोधक समाज जो था वो किसने स्टार्ट कराया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? इसमें ऑप्शन नंबर है C। ठीक है, थर्ड किसने कराया था? ये सत्याशोधक समाज ये हमारे कराया था महात्मा फूले ने। ठीक है, इनका मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये सब मैं दिखा दूंगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है फूले फाउंडेड द सत्याशोधक, शोधबक है ये, उसमें आई थिंक गलत लिखा है, सत्याशोधक समाज इन 1873 विच प्रोमोटेड कास्ट इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सत्याशोधक समाज है जो कि ज्योतिराव फूले ने या ज्योतिबा गोविंदा राव फूले ने या महात्मा फूले ने, इनके कई नामों से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्योतिराव फूले, महात्मा फूले, गोविंदा राव फूले या ज्योति मतलब पूरा है ये। ठीक है, तो ये किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने यानी महात्मा फूले ने किया था। और यहाँ पर क्या है? सत्याशोधक है या शोधक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सत्याशोधक समाज। फोर्थ देखिए, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय राम मोहन रॉय, ये कह रहे हैं राम मोहन रॉय जो राजा राम मोहन रॉय थे इनके जरिए कौन सी फाउंडेशन मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू की थी? तो आर्य समाज था, ब्राह्मो समाज था, सनातन धर्म सभा थी या गायत्री सभा था? क्या? गायत्री सभा। तो इन चारों में से कौन सी सभा थी या कौन सा समाज था जो इन्होंने स्टार्ट की थी राजा राम मोहन रॉय ने? तो उन्होंने कौन सी स्टार्ट की थी इन चारों में से? बताइए आप लोग। उन्होंने स्टार्ट की थी ब्राह्मो समाज, जिसे पहले नाम दिया था ब्राह्मो सभा, तो बाद में आके फिर उन्होंने ब्राह्मो समाज कर दिया था। राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन? ब्राह्मो समाज, जो कि बाद में पहले ब्राह्मो सभा नाम था, बाद में ब्राह्मो समाज कह दिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर A है, इस पर टिक कर दिए। फिर फिफ्थ है, हु फॉट फॉर द कॉज ऑफ ड्राविडियन, ड्राविडियन के लिए किसने लड़ाई की? ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या पेरियार ने या शंकराचार्य ने? तो पेरियार ने की थी। पेरियार कौन थे? ये कौन थे पेरियार? इनका मैंने अभी बताया था, पेरियार तो इनका नाम निकनेम हो गया जिस नाम से ये जाने जाते थे, मगर असल नाम इनका क्या था? तो यहाँ पर देखिए इनका नाम था EV रामास्वामी निकर। क्या? EV रामास्वामी निकर। जो EV रामास्वामी थे इन्हें ही पेरियार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें ही यहाँ पर लिखा है ना, ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड पेरियार, इन्हें प्यार से पेरियार भी कहा जाता था। और इन्होंने ही जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट निकाला था, जो कि किसके लिए था? ड्राविडियंस के लिए था। ड्राविडियंस के लिए क्या था? ड्राविडियंस जो है वहाँ के पहले लोग थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कॉज ऑफ ड्राविडियन के लिए कौन लड़ा, तो ड्राविडियन के लिए कौन लड़ा ये मैंने बताया था, ड्राविडियन के लिए क्यों लड़ा और ड्राविडियन थे कौन? तो वो लोग थे मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में जो पहले से लोग बाग रहते थे, और बाद में फिर आर्यंस वहाँ पर आ गए और उन्होंने हटाकर क्या कह दिया? ड्राविडियन को हटाकर वहाँ पर खुद रहने लगे। तो ये इनका मानना ये था। ब्राह्मण समाज में भी बात की थी किसने? राम मोहन रॉय ने भी बात की थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम मोहन रॉय ने भी इसकी बात की थी कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये लोग कौन हैं? यहाँ पर आर्यंस, ये सब आर्यंस थे, मतलब ये सब बाहर से आए थे, और जो लो कास्ट पीपल जो वहाँ पर पहले से रह रहे थे जिसे ड्राविडियन कहा है, ठीक है, उन लोगों को हटाकर ये लोग रहने लगे। तो इसी वजह से ड्राविडियंस के लिए किसने लड़ाई की थी? ब्राह्मो समाज के बाद पहले राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज निकाला, ठीक है, उसके बाद ड्राविडियंस की बात हुई तो वो किसने की थी? वो की थी पेरियार ने। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर दिए ऑप्शन नंबर C। पहले का है ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ दीज, सेकंड का है IC यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद यहाँ पर थर्ड का है हमारा C महात्मा फूले,
उसके बाद फोर्थ का है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मो समाज, जो कि पहले ब्राह्मो सभा नाम था जिसका। फिर इसके बाद फिफ्थ है हमारा पेरियार। उसके बाद ट्रू फॉल्स बताना है, जल्दी जल्दी करेंगे अब एक्सरसाइज, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। सोशल रिफॉर्म्स ऑफन डिस्कार्डेड इन एंशिएंट टेक्स्ट टू एंड बैड सोशल प्रैक्टिसेस, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहे हैं कि जो सोशल फॉर्म्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन लोगों ने यहाँ तक के जो एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हुए थे, पुराने ज़माने के जो लोग बाग अपने जो है कानून बना के चले गए थे अपने रिलीजियस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, तो वो क्या उन्हें भी इनकार कर दिया, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके रिलीजन के हिसाब से जो पुराने ज़माने के लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो कुछ लिख के चले गए, अब लोग वही फॉलो कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत गलतियाँ थी। तो एंशियंट्स जो उस ज़माने के जो रिफॉर्मर्स थे, उन लोगों ने एंशियंट टेक्स्ट को भी इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ठीक है। ये मज़हब को, लोगों को आपस में बांटता है। फिर सेकंड है ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेव फुल सपोर्ट टू सोशल रिफॉर्मर्स। ये कह रहे हैं जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्हें जो है हर सोसाइटी ने उन्हें सपोर्ट किया नहीं, हर सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया था। जो लोग मज़े से रह रहे थे वो लोग क्यों सपोर्ट करेंगे, वो तो चाहेंगे कि ये चीज़ चलती रहे। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, या कोई और है, ये मान लिए पांच लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के जो हैं उन्हें क्लास में जो है बहुत अच्छे से इज्जत दी जा रही है, टीचर बहुत अच्छे से प्यार से बोल रहा है। अगर कोई कानून आया कि अब सब बच्चों को बराबरी से ट्रीट करना है, तो वो बच्चे चाहेंगे कि सब ऐसा हो? नहीं, वो बच्चे नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी इज्जत चली जाएगी, जो हमारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो हमारी ज़रूरतें हमारी फ्री में पूरी हो रही हैं, जो हमें ऐशो आराम मिल रहे हैं, वो चले जाएंगे। तो इस तरह से हर कोई सोसाइटी में सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके खिलाफ थे, जो लोग नहीं चाह रहे थे कि सब लोग बराबर माने जाएं, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स जो है वो उन लोगों की इज्जत ज़्यादा थी, तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि दूसरे लोग भी हमारे बराबर आएँ और हमारी इज्जत कम हो जाए। फिर थर्ड है यहाँ पर अंबेडकर वेंट टू द यूएसए फॉर हायर स्टडीज़। ये कह रहे हैं जो अंबेडकर थे, बी आर अंबेडकर थे, वो हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब और पढ़ने के लिए वो यूएसए गए थे। तो ये बताना है हमें, ये बताना है ये क्या है कि इसमें ये पूछा है कि अंबेडकर जो थे वो हायर स्टडी के लिए, मतलब जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस ज़माने में, तो वो और आगे गए थे पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए आप ट्रू। फिर फोर्थ है हमारा द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय राजा राम मोहन रॉय। ये कह रहे हैं जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, वो किसके, राजा राम मोहन रॉय के जरिए पास हुआ था। तो ये ट्रू है, राजा राम मोहन रॉय ने ही शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। चाइल्ड मैरिज है, सती मूवमेंट जो चल रहा था, सती प्रथा जो थी कि औरतें जला दी जाती थी अगर आदमी मर गया तो, ठीक है, जिंदा जला दिया जाता था उन्हें, उनके हस्बैंड के साथ लिटा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के बाद ही ख़त्म होना शुरू हुई, ठीक है, शुरुआत इन्होंने ही की थी। फिर नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर है हमारा मैच द फॉलोइंग, जो हमने यहाँ पर कल रखा है, आप भी इसे देख लिए। पहला क्या है, राम मोहन रॉय ने क्या खत्म करवाया, सती मूवमेंट। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और किस पर काम किया था, चाइल्ड मैरिज पे शुरुआत कराई थी राम मोहन रॉय ने, मगर जो इन्होंने काम किया फर्दर वो किसने किया था, चाइल्ड मैरिज। अब दोनों थोड़ी ना मिला देंगे आप राम मोहन रॉय से, एक तो मिलाना पड़ेगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मिला दिए डी से, 2, इसके आगे 2 लिख दिए, सी के आगे लिख दिए फर्स्ट। थर्ड है पेरियार, मैंने बताया था पेरियार ने क्या किया था, द्राविडियन के लिए काम किया था, अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर ने किसके लिए काम किया था, मेहर कास्ट जो थे, लोअर कास्ट के थे। ये खुद अंबेडकर जो है, बी आर अंबेडकर जो है मेहर कास्ट के थे, एक लोअर कास्ट के लोगों से बिलोंग करते थे। उसके बाद फिफ्थ है ज्योतिराव फूले ने लो कास्ट पीपल, जो महाराष्ट्र के जो लो कास्ट नीची जात के पीपल थे, लोग थे, उनके लिए काम किया था, मतलब उनकी जो उनका हक था वो दिलाने के लिए काम किया। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ड प्रोवाइडिंग इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स दिया है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर वर्ड हैं और 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, 5 ब्लैंक्स है जिसे आपको फिल करनी है। पहला है गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट वेलकम बाई डैश हिंदूज। बताइए कौन से हिंदूज थे जिसकी वजह, जो लोग नहीं चाह रहे थे कि गर्ल्स एजुकेशन हो, ठीक है, तो वो कौन थे, वो थे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़। क्या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे, जो कि लोग नहीं चाह रहे थे कि लड़कियां स्कूल जाकर पढ़े, ठीक है, लड़कियां घर से बाहर निकलें, ठीक है। क्या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे, जो लोग इन सब चीज़ों पर भरोसा करते थे, बिलीव करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियां जो है स्कूल जाकर पढ़ें। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर एज पर डैश सिस्टम अ वुमेन हैड टू डाई ऑन हर हस्बैंड्स फायर्स कहते हैं चिता, ठीक है। तो कौन सा मूवमेंट था, कौन सा सिस्टम था जिसके हिसाब से जो है औरत को उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, उसके हस्बैंड के चिता के साथ। तो मैंने बताया था कौन सा था, सती, ठीक है, सती सिस्टम था वो। फिर है पीपल फ्रॉम डैश क्लास वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। कौन सी क्लास ऐसी थी जिसे जो लोग थे उन लोगों को टेम्पल में एंटर होना भी मना था, तो वो कौन सी क्लास थी, पीजेंट क्लास थी। क्या अनटचेबल क्लास थी, क्या अनटचेबल क्लास थी जिसे जो है टेम्पल में एंटर होना भी मना था। अब यहाँ पर है ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द डैश ऑफ महाराष्ट्र। किसके लिए लड़े थे वो, पीजेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। क्या
और यहाँ पर क्या है, डैश टेक्नोलॉजी हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़ टू मासेस, वो क्या है हमारी प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब प्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर जिक्र तो नहीं है, तो इसे 1 बाय 1 फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रिंट टेक्नोलॉजी और पीपल फ्रॉम डैश क्लास वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, वो कौन सी क्लास थी, अनटचेबल्स क्लास थी, अनटचेबल क्लास थी। और ज्योतिराव फूले फॉट फॉर द डैश ऑफ महाराष्ट्र, किसके लिए लड़े थे वो, पीजेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। जो अनटचेबल लोग थे उन्हें मस्जिद में जाने, मतलब मस्जिद तो नहीं, मतलब मंदिर, ठीक है, हिंदूज के अंदर ही था ये कास्ट सिस्टम, तो मंदिरों के अंदर इजाज़त नहीं थी कि वो जाके अपने भगवान की पूजा भी कर लें, ये भी उन्हें हुक्म नहीं दे रखा था। उसके बाद ज्योतिराव फूले जो थे वो महाराष्ट्र के जो पीजेंट्स थे उनके लिए लड़े थे, ठीक है, जो लो कास्ट लोग थे। और प्रिंट टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी नई आइडियाज़ जो है ये मदद करता है प्रिंट टेक्नोलॉजी की, हम दूसरी जगह तक पहुंचा पाएँ। जैसे कि हमें पता है हम आजकल जो बुकें पढ़ रहे हैं ये भी तो प्रिंट होकर आई है, छप के आई है, तो ये कैसे पढ़ रहे हैं, अगर छपी प्रिंटर नहीं होता अगर, तो हम कैसे पढ़ पाते, ये बुक ही नहीं बन पाती प्रिंटर के जैसे। प्रिंटर की मदद से बनी है, जल्दी जल्दी 100 कॉपी निकल गई, 10 कॉपी निकल गई, 10 एक जैसे पेज निकल गए, 100 निकल गए, 1000 निकल गए, 2-3 मिनट में पूरे हज़ारों पेज बन जाते हैं। अगर हम हाथ से लिखना शुरू करें तो सालों लग जाएंगे इतनी कॉपी लिखने के लिए, इतनी बुक बनाने में, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब आ जाइए, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये आपका किस में होता है, हर बार की तरह कॉपी में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इन कॉपी। खाली एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज ई, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस गेव राइज टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये बताइए कौन सा ऐसा क्या असर हुआ था जिसकी वजह से हमारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। तो पेज नंबर 56 पर स्टार्टिंग में देखिए, पेज नंबर 56 पर आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 56 बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा पेज, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। वैसे तो ये पूरा ही हमारा पैराग्राफ होना चाहिए था इसमें, मगर हमने जो है जो मेन पॉइंट है वो लिखवाया, ठीक है। यहाँ से लिखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडियन सोसाइटी, क्या इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम मैनी सोशल इविल्स। उसके बाद ये सब छोड़ के यहाँ जाइए, इट्स बैकवर्डनेस, इट्स सोशल इविल्स, सुपरस्टिशंस एंड आउटडेटेड रिलीजियस बिलीफ had now reached a level which had sapped all the energy of the people. At this time there arose a class of reformers who were deeply influenced by the ideas of equality, humanism and rationalism of the Western philosophers, including the American and French Revolution. These social reformers started a movement. This movement saw the rise and growth of the many organization. यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट है बच्चों, ये मैंने पूरा अंडरलाइन कर रखा है, ये मत सोचिएगा सभी करना है, नहीं, यहाँ से लेकर ड्यूरिंग से लेकर इंडिया तक ये नहीं करना है, बस यहाँ से पहले इन से लेकर एविल्स तक, उसके बाद इट्स से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, ये पूरा आपको आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 56 पर है हमारा आंसर, इसलिए हमने क्वेश्चन के आगे पेज नंबर 56 भी लिख रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर 56 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन ही फाउंडेड। ये कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उनके बारे में बताइए, और राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो पेज नंबर 57 पर, क्या पेज नंबर 57 पर है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लिए। तो पेज नंबर 57 देखिए, यहाँ पर हमारा पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 राजा राम मोहन रॉय के बारे में है। ही वॉज बॉर्न, यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाना शुरू करना है आपको। ही वॉज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल इन 1772। राम मोहन रॉय वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश। ही न्यू मैनी अदर लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच एंड लैटिन। ही डिड द ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद्स इन बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी एंड रॉट कमेंट्रीज ऑन वैदिक सूत्रास। ही established closed contact with Christians missionaries and entered into the service of the East India Company in 1828. He founded the Brahmo समाज। उसके बाद ये लाइन छोड़ के यहाँ से ब्राह्मो समाज के बाद he went to England and after returning to India he renamed this organization as ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो सभा के बाद ब्राह्मो समाज। He started 2 newspapers, one in Bengali and another in Persian. The ब्राह्मो समाज started the Brahmo movement. The ब्राह्मो समाज स्टार्टेड द ब्राह्मो मूवमेंट। द ब्राह्मो समाज बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। यहाँ तक आपको पूरा करना है, बस बीच की ये वाली लाइन नहीं करनी। द मुगल से लेकर राजा तक सारा आपको लिखना है यहाँ तक, क्योंकि इसमें पूरा राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछा है और ब्राह्मो समाज के बारे में भी पूछा है, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, बनाई थी। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है आपका, ठीक है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी है, ई, तो मैं एक्सरसाइज भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूरा है आपका, बस बीच में एक लाइन छोटी है, द मुगल से लेकर राजा तक। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है।
यहाँ पर 57 लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज किसने बनाई और कब बनाई। थ्रो सम लाइट ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मो समाज, अब ब्राह्मो समाज के कुछ काम पर बताइए, लाइट दिए, रोशनी दिए, ब्राह्मो समाज का काम क्या था, क्यों बनाया था। तो हमने अभी बता दिया कि राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, सब बता दिया। तो इसलिए हमने ये कट कर दिया है, 2 बार आंसर लिखने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एंड डिस्क्राइब 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। ये कह रहे हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर 2 सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, रिफॉर्म्स मूवमेंट चल रहे थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, उसके नाम बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया आर प्रार्थना समाज एंड सत्याशोधक समाज। क्या, ये सत्याशोधक समाज, ठीक है, ये बक नहीं है, एच होगा यहाँ पर, सत्याशोधक समाज। हमने बक लिख दिया था यहाँ पर, बुक में भी एच जगह हमारे क्वेश्चन में है, मगर ये बुक में एच की जगह बी लिख दिया है कुछ जगह पर, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, सत्याशोधक समाज। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, आंसर कहाँ से शुरू होगा, 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया आर, क्या, 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया आर प्रार्थना समाज एंड सत्याशोधक समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज और सत्याशोधक, देखिए मैंने 1 लिखा है प्रार्थना समाज एंड सेकंड लिखा है सत्याशोधक समाज। अब इसके बारे में भी तो लिखना है, इन्होंने नाम भी पूछा है और डिस्क्राइब करने के लिए भी कहा है। उसके बाद ये दोनों लिखने के बाद पहले आंसर शुरू होगा, 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया आर प्रार्थना समाज एंड सत्याशोधक समाज, 1 और 2 डाल के। उसके बाद पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 60 पर इसका आंसर गिवन है, पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 पर। तो सबसे पहले पेज नंबर 59 ओपन करेंगे हम, ठीक है, आंसर नंबर 4 के लिए। पेज नंबर 59 पर नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा किसका, सत्याशोधक समाज का, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रार्थना समाज के बारे में पहले यहाँ से लिखेंगे, इन्फ्लुएंस बाई ब्राह्मो समाज पर्टिकुलरली आफ्टर केशव चंद्र टूर ऑफ महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 एट बॉम्बे। महादेव गोविंद रानादी एंड रामकृष्ण भंदरकर वर 2 ग्रेट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इट प्रीच्ड वर्शिप ऑफ वन गॉड, कंडेम कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इट एडवोकेटेड विडो मैरिजेस एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। यहाँ तक तो हो गया प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है। दोनों के बारे में बताना भी तो है, खाली नाम नहीं देना है कि प्रार्थना समाज और क्या सत्याशोधक समाज, इसके नाम नहीं देने हैं, इनके बारे में बताना भी है। तो वो जो मैंने आंसर लिखवाया है आपके क्वेश्चन के आगे, वो लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना है, प्रार्थना समाज डाल के उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है आंसर नंबर 4 का पहला पॉइंट हुआ ये एक्सरसाइज ई का, आंसर नंबर 4 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 4 की तो आंसर लिख रहे हैं, तो उसका पहला पॉइंट हो गया प्रार्थना समाज के बारे में। उसके बाद नीचे देखिए, ये हो गया नीचे, फूले फाउंडेड द सत्याशोधक समाज, एच कर लिएगा यहाँ पर, क्या, एच कर लिएगा यहाँ पर, सत्याशोधक समाज इन 1873 विच प्रोमोटेड कास्ट इक्वलिटी, ठीक है। यहाँ से सत्याशोधक समाज लिखकर फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद आंसर नंबर 4 हो गया, उसका सेकंड पॉइंट हो गया एक्सरसाइज ई का, ये सेकंड पॉइंट है। फिर पेज नंबर 60 पर भी थोड़ा सा पॉइंट है इसके बारे में, पेज नंबर 60 पर भी है, फूले फाउंडेड द सत्याशोधक समाज इन 1873 विच प्रोमोटेड कास्ट इक्वलिटी। इसके बाद से ही आगे वाला लिखना है कास्ट इक्वलिटी, उसके बाद से ही हमें लिखना है ये, फूले ऑल्सो एडवोकेटेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वुमेन इन अपर कास्ट फैमिलीज, माइजरीज ऑफ लेबरर्स एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ लो कास्ट पीपल। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया इसका, जो कि दूसरे में मिलाकर ही लिखना है। तो ये 59 और 60 दोनों पर है आंसर, इसलिए मैंने दोनों वहाँ पर पेज नंबर लिख रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने 59 60 दोनों लिख रखा है। स्टार्ट कैसे होगा, 2 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया आर प्रार्थना समाज एंड सत्याशोधक समाज, दोनों के बारे में फिर लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु कौन थे, व्हाट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। पेज नंबर 60 पर, क्या, पेज नंबर 60 पर बताना है मैं कि श्री नारायण गुरु कौन थे और उनका योगदान क्या था, उन्होंने क्या काम किया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5 एक्सरसाइज ई का। तो यहाँ पर देखिए, श्री नारायण गुरु पेज नंबर 60 पर, श्री नारायण गुरु 1854 से 1939 तक रहे, ठीक है। वॉज द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ केरला, ही वॉज एन इजावा विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एन अनटचेबल कास्ट। ये क्या थे, इजावा थे, जो कि एक अनटचेबल कास्ट मानी जाती है। गुरु कुड नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस। उसके बाद इनजस्टिस के बाद ही लेड, ऑल्सो हटा देना है, ठीक है, ऑल्सो हटा देना है, और बीच वाली गोइंग से लेकर यहाँ तक छोड़ देना है। उसके बाद ही लेड फाउंडेशन ऑफ मेनी टेम्पल्स विदाउट द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन
वन ऑफ द टेम्पल्स ही एस्टेब्लिश आ स्टोन इन प्लेस ऑफ एन आइडल, ये वाली लाइन छोड़नी है यहाँ से यहाँ तक। गॉडेस के बाद यहाँ से लिखना है इन 1903 ही फाउंडेड द श्री नारायण धर्मा क्या परिपालना योगम फॉर प्रोपेगेटिंग सोशल रिफॉर्म्स। हिज पॉपुलर बिलीफ वॉज वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। जितनी भी मैंने लाइनें अंडरलाइन कर रखी है, लाइन कर रखी है, वही करना है। श्री से लेकर पहले इनजस्टिस, उसके बाद से ही से लेकर हमारा गॉडेस, गॉडेस के बाद इन से लेकर वन गॉड तक, और ये ऑल्सो हटा देना यहाँ पर। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन पेज नंबर 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पेज नंबर 60 पर इसका आंसर लिख रखा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सरसाइज एफ का। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। बाय हु, क्वेश्चन नंबर 1, बाय हुम एंड ऑन व्हाट गाइडलाइन प्रिंसिपल वाज आर्य समाज फाउंडेड। ये कह रहे हैं किसकी और किस गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर आर्य समाज जो है बनाया गया था। पेज नंबर 61 पर देखिए इसका आंसर, पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 61 पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये देखिए। इन 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती, बस मैंने ये लिख दिया। ही हटा के क्या लिखना है आपको, इन 1875 ही हटा के लिखना है आपको। इन 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई। उसके बाद द आर्य समाज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। It also started schools on the pattern of Gurukuls and colleges for higher education. The most important institutions on the lines of Gurukuls was set up at Kangri near Haridwar in Uttaranchal. यहाँ पर आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ है बच्चों। ये क्या है, एक्सरसाइज एफ लिखा हुआ है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ई नहीं है, ये एफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। ये एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज एफ है। ठीक है, एक्सरसाइज एफ, आंसर नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक, इन 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने छोटा सा लिख रखा है तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ही हटा के स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड से लेकर पूरा उत्तरांचल। ये आंसर नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज ई का, सॉरी एक्सरसाइज एफ का। और पेज नंबर 61 पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन व्हाट बेसिक प्रिंसिपल वाज रामाकृष्णा मिशन फाउंडेड। ये कह रहे हैं रामाकृष्णा मिशन जो था वो किसके बेसिक प्रिंसिपल पर बनाया गया था, फाउंड किया गया था। हु वाज इट्स फाउंडर, उसका फाउंडर कौन था। ठीक है, स्टेट इट्स मेन कंट्रीब्यूशन, उसका मेन कंट्रीब्यूशन बताना है और उसका योगदान क्या था। रामकृष्णन मिशन जो फाउंडेशन था, ये फाउंडेड किया था उन्होंने, तो वो उसका मकसद क्या था। तो पेज नंबर 62 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर 2। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 62 पेन कर लिए पहले, यहाँ पर आ जाइए फिर ऊपर। इन 1887 विवेकानंदा फाउंडेशन रामाकृष्णन मिशन, क्या विवेकानंद जो है उन्होंने रामाकृष्णन मिशन जो है मेमोरी ऑफ हिज गुरु, उनके जो गुरु थे उनके याद में रामाकृष्णन मिशन जो है इन्होंने बनाया था। इस किसने बनाया था ये पता चल गया, क्यों बनाया था ये पता चल गया। अब क्या काम था ये बताना है। द मिशन अंडरटुक मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, स्कूल्स, orphanages, hospitals and libraries. Like other reformers of this time, he also condemned idol worship, terming it as blind faith. आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। क्या आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ बताया इन्होंने। ठीक है, मतलब हमने ही बताया, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज एफ का पूरा। फिर दोबारा आ जाइए इसके एक्सरसाइजेस पर। ये हमारा हो गया पेज नंबर 62 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कट कराया है, 4 कट कराया है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अचीवमेंट क्या थी, पूरा बहुत बड़ा है। मुस्लिम, सिख और पारसीज के बीच में रिफॉर्म्स कैसे चला, मुस्लिम्स के बीच में बताना पड़ेगा पूरा। सर सैयद अहमद खान ने कैसे किया, क्या किया, पूरा बताना पड़ेगा। फिर सिख्स के बारे में, फिर पारसीज के बारे में। अगर खाली मुस्लिम की बात करो तो इतना बड़ा पैराग्राफ है पूरा, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इतने तीनों के बारे में बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट टू द सोसाइटी बाय रिलीजियस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट। रिलीजियस और रिफॉर्म्स मूवमेंट के जरिए ये बताना है, ब्रीफली हमें बताना है कि किस तरह के और क्या जो है हमारे चेंजेस आए थे सोसाइटी के अंदर। तो आंसर कैसे शुरू करेंगे आप, आंसर नंबर 5 लिखेंगे। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट टू द सोसाइटी बाय रिलीजियस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट आर, क्या द चेंजेस ब्रॉट अबाउट टू द सोसाइटी बाय रिलीजियस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट आर के बाद यहाँ पर हमने कोने में लिख रखा है पेज नंबर 64 पर। आर के बाद पेज नंबर 64 पर इसका आंसर है। पहले यहाँ से शुरू करेंगे। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट टू द सोसाइटी बाय रिलीजियस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट आर के बाद पेज नंबर 64 पर। ठीक है, पेज नंबर 64 पर आर पहला है। यहाँ से ये चारों पूरे चारों पॉइंट, 5 पॉइंट लिखने, 1 2 3
4, 5। यहाँ से शुरू करेंगे। इंटरकास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेज वर लीगलाइज बाय द एक्ट ऑफ 1872, ये हो गया। ऐसे पॉइंट बना के, ऐसे मत बनाइएगा, ऐसे गोल गोल पॉइंट बना लीजिएगा। ये लिखने के बाद फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो ऐसे कर लिएगा, फिर ये पूरा हो जाए तो ये ऐसे करके अगला पॉइंट स्टार्ट करिएगा। पूरे 5 पॉइंट लिखने हैं। ये हो गया आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज F। क्या हो गया? आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज F का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई पूरी। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको करा दिए हैं। अब इसके आ जाइए कंटेंट पर, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हमारा 3 पार्ट में खत्म हुआ है। पार्ट नंबर 11 में, पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 13 में, जो कि आज हमने पढ़ाया पार्ट नंबर 13। तो ओवरऑल पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर हमारा 8 कंप्लीट हो गया आज। अब हमारा लास्ट एक ही चैप्टर बचा है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10 इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने ये कराया है तीनों पार्ट्स इसके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।